देखिए डियर स्टूडेंट, मैं अब आपको ना 12th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, ये 12th क्वेश्चन है आपकी बुक में चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 में जब आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका पहला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन अभी मैं KVS का पेपर करवा रहा हूँ तो उसी में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना है। ठीक है, जब भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं हमें गिवन लिखना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले हिंदी में गिवन, सॉरी, पहले इंग्लिश में लिखूंगा फिर हिंदी में। ठीक है, देखिए ये यहां से लेकर आपको यहां तक पूरा गिवन लिखना है। ठीक है, सिंपल टर्म में आप ये लिख सकते हैं ABCD इज, ये देखो ये क्या है, क्वेश्चन में देखा पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में से देख के लिखना होता है इज अ पैरेललोग्राम। शॉर्ट में पैरेललोग्राम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ABCD से पैरेललोग्राम। ठीक है, और आगे क्या बोला हुआ है कि AP एंड CQ और परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C। ये और ये इस लाइन पर ना परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के बना रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, इन विच, जिसके अंदर, इन विच, पहले इंग्लिश में बता रहा हूँ। ठीक है, इन विच ये क्या है, AP परपेंडिकुलर है। ठीक है, किस पर, BD पर। देखो मैं ये लिख रहा हूँ ना, आप चाहे तो पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से पता है तो आप पूरा ऐसे लिखिए। ऐसे ये देखिए सी क्यू किसके ऊपर परपेंडिकुलर, BD पे। ठीक है, ये BD लिखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, एंड, और क्या गिवन है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है आप लिख देंगे एंड BD इज डायगोनल। ठीक है, ठीक है, ये डायगोनल लिखा हुआ है ना यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब हिंदी वाले देख लो और इंग्लिश वाले वीडियो को आगे कर लेंगे, नहीं तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिया है, दिया क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AP लंब है BD पर, मतलब 90 डिग्री का बना रहा है। CQ लंब है BD पर तथा, ये लंब होता है। ठीक है, लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तथा BD एक विकर्ण है, एक विकर्ण है। ठीक है, इज ऑल लिख देना है, इज अ डायगोनल, एक विकर्ण है। समझ में आ गया, दिया है, समझ में आ गया। अब उसके बाद ये दिया क्लियर हो गया। फिगर अगर बनी हुई है तो आपको आंसर में बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद टू प्रूफ पे आ जाइए। ठीक है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है आपको, यहाँ A और B दो चीजें सिद्ध करनी है, ये आपको सेम लिख देनी है। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, और ये आपको दोनों को सबको सेम में लिखना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है आपको, ये बुक में, ये देखो ये सेम है। ठीक है, APB मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, और CQD आप आराम से समझिए। ठीक है, बाकी के पार्ट बना दिए। ठीक है, आप पूरी वीडियो आराम से देखना। ठीक है, ये आ गया, क्लियर हो गया। डिस्क्रिप्शन में और भी सब्जेक्ट की मिल जाएगी, आप देख लेना। अब आ जाइए प्रूफ पर आ जाइए, मतलब उपत्ति। ठीक है, उपत्ति कैसे करनी है, देखो बहुत ही सिंपल है बच्चों। हमें ये वाला प्रूफ करना है ना, कॉन्ग्रुएंट। तो हम प्रूफ फर्स्ट लिख रहे हैं, मतलब पहला प्रूफ कर रहे हैं हम। अगर A लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे A लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको कॉन्ग्रुएंट तो करना है, कितना आसान है कॉन्ग्रुएंट करना, तीन चीजें बराबर बतानी है इसमें। तो इन ट्राइंगल APB जो दे रखा है उसी को लिख दो, ये तो सबसे आसान है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है, बहुत बार। ठीक है, तो इन, एक ट्रायंगल ये वाला है, एक ट्रायंगल ये वाला है, इसमें तीन चीजें बराबर बतानी है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, त्रिभुज APB तथा लिख देंगे, तथा त्रिभुज CQD में, इन यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ पे। ठीक है, अगर आप मुझसे जुड़े हुए तो आपको पता होगा मैं कैसे कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो अब आप बताइए इसमें तीन चीजें कौन सी बराबर है। देखिए AB बराबर है CD के, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है ना, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजा बराबर होती है ना। तो AB बराबर किसके आ गया, हमारा CD के बराबर आ गया। समझ में आ गई, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हिंदी में मैं आपको यार आप में लिख के दे देता हूँ। ठीक है, चलो मैं यही लिख देता हूँ नीचे,
समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? आ गया। अब बताओ दूसरी चीज कौन सी बराबर है, बताइए। देखो ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का है नहीं है। देखो इस ट्रायंगल में ये 90 का है और इस ट्रायंगल में ये भी तो 90 का है, तो दोनों 90 90 बराबर ही तो होता है। तो इसका नेम क्या है? ए पी बी, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ, ठीक है। यार नीचे करके लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है। आपको स्पेस नहीं देना, ठीक है। ए पी बी इक्वल होगा एंगल, देखो ए पी बी बराबर होगा सी क्यू डी के, ठीक है। सी क्यू डी के, ओके। क्या लिखोगे? ईच ऑफ इज 90 डिग्री, ईच ऑफ इज 90 डिग्री, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे? प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। समझ में आ गई? अब तीसरी चीज बताओगे तो मानो, बताओ तीसरी चीज कौन सी बराबर है। देखो ये देखो जेड बन रहा नहीं बन रहा। देखो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, कोई लाइन काट के जा रही होती है, तो ये और ये जैसे जेड बन रहा नहीं बन रहा, चाहे ऐसे जेड बने या ऐसे जेड बने, तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है तीसरी चीज कौन सी लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एंगल। देखो स्पेस दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको साथ साथ लिखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। इसका नेम बताइए, क्या नाम है इसका? ए बी पी, ए बी पी इक्वल होगा सी डी क्यू के, ठीक है। सी डी क्यू के। क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पूरा पूरा लिख लेंगे ना? लिख लोगे ना पूरा पूरा? मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। हिंदी में लिख दिया अंत एकांतर कोण, इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तीन चीजें बराबर हो गई। जब तीन चीजें बराबर हो जाती है तो क्या होता है? वो ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी क्यू डी के। कौन से रूल से हुआ तो बताओ, तो मानो बताओ कौन से रूल से हुआ। एक ये साइड हुई, एक ये एंगल हुआ और एक एंगल ये हुआ, तो ए ए एस हो गया। कौन सा होगा? ए ए एस। समझ में आ गई? वेरी गुड। तो कौन सा हुआ? ए ए एस रूल, ठीक है। ए एस नियम द्वारा, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? तो ये आ गया प्रूव्ड फर्स्ट, लिख देंगे प्रूव्ड फर्स्ट या प्रूव्ड ए। समझ में आ गई? पहला वाला हो गया। अब हमें इसका दूसरा पार्ट करना है। ए बी बराबर सी को, देखो जिस तरीके से कर रहा हूँ वैसे ही करना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए, बाकी आप अपने टीचर्स को भी दिखा सकते हैं, ठीक है। समझ करके दिखा सकते हैं कि सर मैंने ऐसे किया। देखो बी में देखो, सबसे पहले ये चीज दोबारा लिखेंगे क्योंकि हम बी पार्ट में अलग अलग दे रखा है ना, तो इसे इस चीज को दोबारा लिखेंगे यहाँ पर। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी के, ठीक है। क्या लिखेंगे? अब प्रूव्ड, ऊपर सिद्ध किया ना, अब प्रूव्ड, या आप अर्लियर प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। हिंदी में लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है। ऊपर सिद्ध किया है या अभी सिद्ध किया है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब तीन चीजें बराबर होती है बाकी चीज भी बराबर होती है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? सिंप्लिसिटी, याद है? तो इसने बोला है कि ए पी बराबर सी क्यू, तो देखो ए पी बराबर सी क्यू, तो अब लिख देंगे ए पी बराबर सी क्यू होगा। अगर एक दो ट्रायंगल में तीन चीजें बराबर होती है तो बाकी सब चीज बराबर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंप्लिसिटी। आप हिंदी वाले भी सिंप्लिसिटी इंग्लिश में लिख सकते हैं और इंग्लिश वाले तो सिंप्लिसिटी लिख ही सकते हैं। सिंप्लिसिटी की फुल फॉर्म दोबारा से बता देता हूँ। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। हिंदी में सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। मैंने दोबारा से इसलिए बोला क्योंकि और भी जो वीडियोस पहले बना चुका हूँ उसमें मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब उसके बाद हम करेंगे केस स्टडी के क्वेश्चन, ठीक है। अब केस स्टडी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये 13 है, ठीक है। 13 क्वेश्चन में आपको हो सकता है ब्लर नजर आ रहा हो, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जो है ना राम कुमार है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया ना, अब आगे देखना, ठीक है। देखो राम कुमार है, उनका ना ब्यूटीफुल रेक्टेंगुलर गार्डन है। अच्छा एक चीज और रुक जाओ, एक चीज यहाँ पर मैंने लिख तो दिया, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे बी लिख देंगे क्योंकि हमने दोनों प्रूव करे ना, हिंदी में इति सिद्धम, ठीक है। बी समझ में आ गया? इस तरीके से खत्म होगा क्वेश्चन। अब देखिए सुनिए ध्यान से,
अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है राम कुमार है, देखिए मैं दोबारा पढ़ता हूँ। मिस्टर राम कुमार हैज अ ब्यूटीफुल रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो ये जो केस स्टडी है ना, लगता है कि मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है डियर स्टूडेंट। इसमें क्या है कि आपने जो चैप्टर्स पढ़े ना उसी के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसे आपको करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राम कुमार है, उनका ब्यूटीफुल रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, ये गार्डन देख रहे हैं, और यहाँ पर ना स्विमिंग पूल भी है, और बिल्कुल लग्जरियस बंगला है, पूरा बंगले में बना हुआ है। तो एरिया ऑफ गार्डन दे रखा है इतना। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, आप सेकंड चैप्टर में देखोगे ना लास्ट में, जब सेकंड चैप्टर के 2.5 में देखोगे लास्ट में, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे। ये देखो, ये देखो, इन्हीं क्वेश्चन को तो बना के देगा केस स्टडी में, और वो कहाँ से लाएंगे, क्योंकि इतना तो आपको कर नहीं रहे हैं, ठीक है। ये देखो 2.5 दिखाता हूँ आपको, ठीक है, 2.5 देखिए, ये देखो, तो ये देखो ऐसे लिखा ना वॉल्यूम, इसी को केस स्टडी में बना के देती है उसने, ऐसे एरिया वाला, देखो यही तो है। और ये क्या फैक्टराइज तो करने, ये वाले क्वेश्चन जैसे ये पता कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे करने हैं जो आप 2.4 करेंगे। मैंने वीडियोस बना रखे ना बोर्ड वाली, 1-1.5 साल पहले वाली, वो देख लेना, ये सारे बना रखे हैं, है ना। ये इनमें से क्वेश्चन आने आना है। तो आगे सुनो मेरी बात, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो इससे आप बोला क्या, ये एरिया दे रखा है, कह रहा है इसकी डायमेंशन निकालिए। डायमेंशन मतलब पता है क्या, लेंथ और ब्रेथ निकालिए, और लेंथ और ब्रेथ का मतलब क्या है, जो हम फैक्टराइज करेंगे ना वही है। अब समझाता हूँ, करवाता हूँ। और पैरामीटर भी बोल रहा है, तो जब हमें डायमेंशन पता लगी तो पैरामीटर भी पता लगा लेंगे। अब हिंदी में सुन लो बच्चों, हमें ना ये क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, ये हमें क्षेत्रफल दे रखा है। तो आपको पता है जब हमें रेक्टेंगल की शेप दी होती है, आयत की शेप दी होती है, तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो हमारे जो जैसे मान लो ये आंसर को निकल रहा है ऐसे कुछ, तो ये लंबाई चौड़ाई मान लो, ये इसको लंबाई इसकी चौड़ाई मान लो, किसको मान लो, तो इस तरीके से ये और ये हमें पता लग जाएंगे, समझो। उसके बाद इसने बोला पैरामीटर, पैरामीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप, ठीक है, परिमाप बोलते हैं। तो हम जब ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, तो आपको पता है ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, तो चारों को जोड़ देंगे, पैरामीटर मतलब, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसको गुणनखंड करके निकालेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया थोड़ा थोड़ा। अब फटाफट इस क्वेश्चन को देखो पूरा पूरा, ठीक है। 13, तो आपको यहाँ लिखा है एरिया ऑफ गार्डन, यहाँ देखिए एरिया ऑफ गार्डन लिखा है, ठीक है। अब इसको उतार लो यहाँ पर, एरिया ऑफ गार्डन हिंदी में लिख दूंगा। एरिया ऑफ गार्डन कितना दे रखा है आपको, x² + 2x - 15, ठीक है। तो हिंदी में लिखोगे, गार्डन को हम गार्डन ही लिख देते हैं, उद्यान भी लिख सकते हो आप, ठीक है। गार्डन का क्षेत्रफल, वो तो आपकी हिंदी में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये केवीएस का पेपर ये एक ही मीडियम में होता है ना, तो इसलिए हिंदी में होता नहीं है। बाकी मैं और भी बनाऊंगा, आपका सपोर्ट रहेगा ना, और भी बनाऊंगा, ठीक है। ये दे रखा, अब इसके फैक्टर करो, और मतलब और सब्जेक्ट के, ठीक है। अब इसको हम करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे मैंने आपको सिखा रखा है ना, यहाँ 15 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो 15 एकम कितना होता है, 15, तो 15 किस किस के टेबल में आता है जल्दी बताओ, 3 5 15 होता है, 15 एकम 15 होता है, और किसके टेबल में आता है, ठीक है। मतलब देखो 3 5 15, 5 3 15 एक ही बात होती है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ लिखा माइनस, माइनस करने पर 2 आना चाहिए, तो यहाँ रखना, यहाँ ये प्लस वाला होना चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई होता है, ठीक है। तो माइनस करने पर 2 आना चाहिए, तो 5 में 3 जाएंगे, 2 ही तो बचेगा, ये कट गया। तो देखो ये सेम हमने उतार लिया। ये 1 लिखो ना लिखो मर्जी है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर 1 लिखो ना लिखो, भाई जित मर्जी है, ठीक है। और प्लस, और ये कितना है 5x, ये -3x, ठीक है, -15। सर देखो हमेशा बड़ी रकम पहले लिखना है, छोटी रकम बाद में लिखना। भले मैंने यहाँ लिख दिया, आप बड़ी रकम बाद में छोटी रकम, घटाने पर 2 चाहिए क्योंकि माइनस लिखा है, समझ में आ गया, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद आपको आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 ग्रुप बन गए, ठीक है। इसमें कॉमन ले लीजिए, देखो अगर डायरेक्ट कॉमन ले लोगे तो बहुत बढ़िया टाइम बच जाएगा पेपर में, ठीक है। नहीं तो आप इसको टुकड़े कर लो। अब इसको छुपा लो, इसमें और इसमें कॉमन ले लीजिए, ठीक है। छुपा लो इसको, इसको छुपाओ, क्या आ रहा है इसमें, इसमें x आ रहा है, क्या बचा x + 5, ठीक है। इसमें इसे छुपा लो, क्या बच रहा है माइनस और 3 x + 5, ठीक है। ये दोनों सेम है, एक बार लिख लिया, और ये समझ में आ गई। देखो अगर किसी के मन में आ रहा नहीं ये प्लस कैसे हो गया, देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, तो बाहर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। और ये सेम आने चाहिए, ठीक है। और डिटेल में जानना चाहते हो ना, तो सेकंड चैप्टर की वीडियो देख लेना, ठीक है, समझे मेरी बात, देख लेना। तो ये आ गया, क्लियर हो गया। अब देखो आप किसी को भी लाइन किसी को ब्रैच मान सकते हो,
लेकिन जो बड़ा है ना उसको लेंथ मानो। तो आपसे बोला था ना डायमेंशन निकाली पेपर में, क्या बोला था ना, आपको इसकी विमाएं निकालनी है, डायमेंशन में विमाएं। तो आप लिख दो आयत की, पहले हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, आयत की लंबाई क्या आ गई, ठीक है, लंबाई क्या आ गई x+5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो लिखा नहीं इसने मीटर या सेंटीमीटर लिखा है कुछ नहीं ना, तो हमें इकाई लिखना पड़ेगा, यूनिट। अब इंग्लिश में लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इकाई की जगह लिख रहा हूँ, इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये एक ही बार लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ब्रेथ कौन सी आ गई, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। पूरे जी जान से पढ़ो, ठीक है, मन लगा के पढ़ो, देखो कितना अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, मन को ना बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, खूब मेहनत करो। ठीक है, आगे समझो, क्लियर हो गया। अब आगे क्या पूछा, ये हमने ए पार्ट निकाल दिया, ये हमने ए पार्ट निकाल लिया, समझ में आ गया आपको, ए पार्ट क्लियर हो गया, निकल गया, डायमेंशन निकल गई। इसे डायमेंशन बोलते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि डायमेंशन होती क्या है। डायमेंशन मतलब जो, अगर रेक्टेंगल है तो लंबाई और चौड़ाई, अगर वो क्यूबॉइड है तो उसमें 3 चीजें हो जाएंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्यूबॉइड मतलब घनाभ, लेंथ ब्रेथ हाइट। डायमेंशन समझ में आ गया, आप लिखना चाहते हो डायमेंशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गया, नहीं लिखोगे तो ये मत सोचना कि टीचर इतना हार्ड कर लेंगे चेकिंग, आपके नंबर काट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पोलाइटली लो, अपने आप को अच्छे से करो, समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो अब आगे देखो इसका बी पार्ट। अब फिगर बना लो, देखो फिगर में हमने मैंने क्यों बनाया, बी पार्ट में बोला है कि इसका ना पैरामीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, क्या निकालना है, पैरामीटर, परिमाप निकालना है। तो अब देखो x+5, ये क्या मैंने लेंथ मानी है, तो मैं यहाँ पे x+5 लिख दूंगा, यहाँ पर x+5 लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं और ब्रेथ कितनी x-3, तो मैंने यहाँ पर x-3 लिख दिया। कोई बच्चे के अगर ये सोचेगा कि ना कि सर मैंने अगर इसको ये लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, तो मेरे नंबर कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। समझ में आ रही है, बिल्कुल नहीं कटेंगे आपके ABCD। आप ABCD ऐसे लिखो जैसे मर्जी लिखो। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास करके करो। पैरामीटर ऑफ क्या लिखा है, रेक्टेंगल लिखा है या लिखा है रेक्टेंगल स्विमिंग पूल, जो भी लिखा है ना, या गार्डन लिखा है तो वो लिख देना। ठीक है, रेक्टेंगल, अब मैंने रेक्टेंगल लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया तो गार्डन। ठीक है, तो हिंदी में मैं वही लिख रहा हूँ, गार्डन का परिमाप। अब कैसे निकालोगे गार्डन का परिमाप, या तो आप फॉर्मूला लगा दो 2 ब्रैकेट में L+B। ठीक है, नहीं तो चारों को जोड़ दो। समझ में आ रही है, अब हमें तो पता 9th क्लास में तो पता ही है फॉर्मूला ये होता है लेंथ प्लस ब्रेथ पैरामीटर का, तो लगा दो। तो देखो ये जो है ना, ये जैसे हमने इसको लेंथ माला, इसके ब्रैकेट में L लगा दिया, इसके ब्रैकेट में हमने B लिख दिया। नहीं लिखोगे दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेंगे, ऐसा मत सोचना, छोटी छोटी बात को लेकर वो मत होना। ठीक है, L कितना है, x+5। अब कई बच्चे सोच सकते हैं कि सर फिगर बनाए, नहीं भाई फिगर भी जरूरी नहीं है, इतना टाइम नहीं है, वो तो समझाने के लिए मुझे एक एक चीज डिटेल में बिल्कुल आराम से बतानी पड़ती है। ठीक है, और देखो एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, x 2x हो गया, 5 में 3 के कितने बचे, 2। ठीक है, और 2 किस मल्टीप्लाई करो, 4 हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 आ गया। समझ में आ गई, ये आ गया मीट और यूनिट, क्योंकि यहाँ हमें कोई वो तो देनी रखी थी यहाँ पे यूनिट, तो हम फिर यूनिट ही वर्ड लिख देते हैं, हिंदी में इकाई। इस पर मैंने इंग्लिश में पहले लिखा। ठीक है, समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गया। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो फाइनली पूरा हो जाएगा पेपर, है ना। तो 14 में यहाँ पर ना एक कल्चर के बारे में, मतलब जो एक बहुत पुराने राजा महाराजा के बता रखे हैं, उन्होंने इस तरीके से बना रखे चीजें, सिलेंड्रिकल शेप है, ये इस तरीके से आप देख रहे हो, ये बने हुए हैं। ठीक है, क्या बने हुए हैं पता है, गोल बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से बने हुए, तो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पिलर लिखा है, ठीक है, तो पिलर बने हुए हैं, तो उसकी हर हर पिलर की रेडियस 20 है, हर पिलर की हाइट 10 है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर मान लो इसमें जो मसाला लगा है, कंक्रीट लगा हुआ है, ठीक है, कंक्रीट लगा हुआ है, और जितना भी इसमें मिक्सचर डला हुआ, अगर 14 का पता लगाना हो तो कितना होगा। देखो अगर कोई चीज भरी होती है तो वॉल्यूम लगाते हैं, कोई चीज भरी होती है तो वॉल्यूम लगाते हैं, और अगर कोई चीज लगानी होती है इसके ऊपर, जैसे पेंट करना है, अब पेंट थोड़ी भरेंगे इसके अंदर, तो वहां पे एरिया लगाते हैं, आपको ये पता होगा, है ना। कोई चीज अगर भरनी होती है ना, तो वहां पे आयतन लगाया जाता है, तो यहाँ कहीं पर भी लिखा नहीं है आयतन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। तो आप फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ठीक है, रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ पिलर, तो हिंदी में पिलर लिखा होगा, खंबा लिखा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पिलर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, पिलर की त्रिज्या क्वेश्चन में हिंदी में लिखा आएगा बच्चों। ठीक है, पिलर की त्रिज्या कितनी है, देखो इसके ब्रैकेट में आर लगा दिया,
तो हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे हाइट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ पिलर, ठीक है, पिलर की ऊंचाई, ठीक है। तो पिलर की ऊंचाई कितनी देगी, 10 सेंटीमीटर और 10 मीटर, कितनी, 10 मीटर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। देखो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो हमें हमेशा एक ही यूनिट रखनी पड़ती है। ठीक है, ये हमने पहले क्वेश्चन भी करते ना, जब हमने डीओई के प्रैक्टिस पेपर करते उस पर भी मैंने आपको बताया था। तो ये सेंटीमीटर है, तो हम इसको मीटर में बदलने के लिए अपॉन में 100 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 लगाते हैं, नहीं लगाते, पता ना बच्चों आपको, वेरी गुड। ठीक है, अब हमें क्या बोलना है कि इसने बोला कि 14 पिलर में कितना कंक्रीट मिक्सचर होगा, तो पहले एक का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 पिलर, ठीक है, हिंदी में एक, देखो अगर खंबा लिखा होगा खंबा लिख देना, ठीक है, जो भी लिखा होगा तो वही लिखना। ठीक है, एक पिलर का आयतन, समझ में आ गया ना, आयतन का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, आ गया ना, उसको कहते हैं भरी हुई है वो चीज। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर वो सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, बताइए क्या होगा। ये तो हमें रेडियस दे रखे 20/100, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये कितना दे रखा, 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो बताइए क्या फॉर्मूला होगा उसका, πr²। फॉर्मूले सारे याद कर लो डियर स्टूडेंट, ठीक है, करोगे ना आप याद। ठीक है, कोशिश करोगे फॉर्मूले पे वीडियो लेकर आऊं जिससे आपको फॉर्मूले आसानी से याद हो जाए, समझ आ जाए। ठीक है, मैं पक्का भी नहीं कहता। ठीक है, पहले मुझे साइंस का भी लेकर आना है, केवीएस का पेपर। तो आर कितना दे रखा है, 20/100। एच कितना दे रखा है, 10। देख लो कितना सिंपल हमने पुट कर दिया। ठीक है, कर दिया ना। अब काट दो जो कट रहा है, देखो एक जीरो से ये और ये कट गई। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गई। ठीक है, तो क्या बच रहा है, देखो 22, 2 और 2, ठीक है, 44, 88 अपॉन में 70। ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ क्या लिख देंगे, मीटर क्यूब। समझ में आ गया, ये एक का निकला है। तो अब हम क्या लिख देंगे, अब क्वेश्चन में से देख के लाइन लिख देंगे, क्योंकि उसने बोला कि कितना कंक्रीट मिक्सचर चाहिए होगा 14 पिलर्स के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, कंक्रीट मिक्सचर, पहले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ठीक है, कंक्रीट मिक्सचर रिक्वायर्ड वुड बी यूज, लिखा तो यूज लिख दो, वुड बी यूज इन 1 पिलर। सबसे पहले 1 पिलर में कितना होगा, तो 1 पिलर में हमने निकाल लिया कितना है, 88/70। देखो मैंने इसको पॉइंट में इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमने दूर की सोचनी है। ठीक है, क्या सोचनी है, दूर की। दूर की इसलिए सोचनी है क्योंकि देखो ध्यान से, ये 14 है, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से कट भी जाएगा। हम पहले पॉइंट में लाएंगे तो फिर वो आंसर नहीं आएगा जो टीचर चाहता है। ठीक है, तो फिर अब आगे देखो, कंक्रीट मिक्सचर्स वुड बी यूज्ड इन, देखो यहाँ से देख के लिख रहा हूँ। ठीक है, यहीं से, ठीक है, इन 14 सच पिलर। ठीक है, ऐसे ही सेम 14 जो है ना, वो उन पिलर्स में कितना होगा। ठीक है, तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। अगर एक चॉकलेट इतने के तो 14 चॉकलेट कितने के, मल्टीप्लाई तो करोगे। ठीक है, तो आप इसको अब काट दो, जितना कट रहा है देखो 7 से काट दो, 7 टू 14 हो गया। ठीक है, और 88 को कर दो, 2 8 16, 2 7 1 7 हो गया। अब ये जीरो की जगह 6 आ गया, 1 की जगह पॉइंट लग गया, तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताया, तो ये मीटर क्यूब आ गया, इतना चाहिए होगा। ठीक है, अब हिंदी में लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी में। ठीक है, ठीक है, एक पिलर के लिए प्रयोग होने वाले कंक्रीट मिश्रण की मात्रा, वो कितनी थी, 88/70 मीटर की। ठीक है,
और ऐसे ही कितने 14, ऐसे 14 पिलर के लिए प्रयोग होने वाले कंक्रीट मिश्रण की मात्रा, ठीक है। तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में कितना है 70। देखो मैं आपको बता दूं, आप सिंपल भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके 70 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा काट के दिखाता हूँ, 7 से काटा, ठीक है। उसके बाद देखो 2 से मैंने काटा नहीं है, 2 से मैंने काटा नहीं क्योंकि जीरो है ना, आसानी से लग जाती है। 2 8 16, 2 8 16 17, नीचे 10 है, तो इस जीरो की जगह 6 लग गए, इस जीरो की जगह 1 की पॉइंट 76 इस मीटर के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गई, ठीक है। और इस तरीके से देखो मैंने पूरा का पूरा करवा दिया है आपको, ठीक है। और ये पूरा पेपर करवा दिया मैंने आपको। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने में थोड़ा बहुत मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। और अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए, ठीक है। और देखो जैसे एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये जो प्रूव करने वाले होते हैं, ठीक है, कई सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो मैंने जो सीबीएसई की गाइडलाइन से जो पैटर्न होता है ना, गिवन टू प्रूव प्रूव, उसी से करवाया है। अगर आप सॉल्यूशन से भी लिखते तो टीचर इस बात पे देखता नहीं है कि भाई बच्चा ऐसे लिखा है नंबर काट लो, नहीं, नॉर्मली नहीं करते, ठीक है। बाकी देखो जो आपके क्लास टीचर्स है ना स्कूल के, वो जैसे करवा रहे हैं, थोड़ा देखो हल्का फुल्का पैटर्न अलग होता है ना, तो आप जो स्कूल के टीचर कर रहे हैं उसको फॉलो करें, क्योंकि उन्होंने पेपर चेक करने होते हैं, ठीक है। बाकी उनको ये दिखा दो कि सर मैंने ऐसे करा कि गलत नहीं है, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है। वैसे टीचर्स को पूरा पता होता है, हर बहुत से तरीके होते हैं, टीचर्स को बहुत एक्सपीरियंस होता है, बच्चे सोचते हैं टीचर्स को पता है या नहीं पता, इस तरीके से, ठीक है। तो अपने ऊपर विश्वास करके बिल्कुल अच्छे से करें और अपनी पूरी तैयारी रखें और खूब मन लगा के पढ़ें। कभी कुछ ऐसा ना होने दे कि जिससे आपकी पढ़ाई दूर हो जाए, ठीक है। अपना भविष्य बहुत अच्छा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। टेक केयर स्टूडेंट्स।